नमस्कार। भव्यम क्लासेस जीटीबी नगर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे जो सीयूईटी या सीयू सेट, यानी कि ये दोनों एक ही है। इसमें पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसके सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक्स है जो दिल्ली विश्वविद्यालय या अदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन के लिए पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, इसके अंदर हम जानेंगे कि सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो मोटा मोटा जो इस एग्जाम का पैटर्न है वो आप सभी लोगों के ध्यान में होगा। यानी कि लैंग्वेज का सेक्शन कौन सा है, ए बी डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरा होता है जीटी टेस्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, उनमें से 40 क्वेश्चंस करने सभी स्टूडेंट्स को अनिवार्य होता है। तो उसके अंदर जैसे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि एक दल के प्रभुत्व का युग, यानी कि आजादी के बाद भारत में लंबे समय तक भारतीय राजनीति में एक दल यानी कि कांग्रेस का ही शासन रहा। उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि पहले 3 आम चुनाव 1967 तक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, यानी कि कांग्रेस की क्या विचारधारा थी, लोग उनसे कितने इंप्रेस थे, इससे बारे में। राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व है कांग्रेस की गठबंधन प्रकृति, यानी कि कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार को किस तरीके से बरकरार रखा। सेकंड टॉपिक के बारे में अगर हम जानेंगे तो पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट के लिए जो पूछा जाता है वो इसमें से राष्ट्र निर्माण और इसकी चुनौतियां, यानी कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था उस ड्यूरिंग राजनेताओं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, देश के सामने कौन सी चुनौतियां थी, किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। तो उन सभी के लिए हम जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण के लिए नेहरू जी की कौन सी योजनाएं नेहरू जी लेके आए थे, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं हम नेहरू जी को। विभाजन, यानी कि जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी बनते हैं। शरणार्थी, यानी कि जो लोग विभाजन के ड्यूरिंग पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों को किस तरीके से व्यवस्था करके नए सिरे से बसाया जाए, उस ड्यूरिंग भी देश के सामने ये चुनौती थी। कश्मीर समस्या भी थी, राज्यों का निर्माण या पुनर्गठन, भाषा को लेकर भी जब अलग अलग देश के लोगों ने अपने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग की, उस ड्यूरिंग भी देश को यानी कि एकता के सूत्र में कैसे बांधने की कोशिश की। तो राजनीति विज्ञान डोमेन सब्जेक्ट के अंदर एक दल के प्रभुत्व का दल, यानी कि कौन सी ऐसी थी, कौन सी पार्टी थी जिसका लंबे समय तक शासन रहा, लंबे समय तक क्यों रहा, उनकी कौन सी योजनाएं थी, आजादी के बाद देश के सामने कौन सी चुनौतियां थी, जो शरणार्थी आए थे विभाजन की ड्यूरिंग उनको नए तरीके से कैसे बसाया जाए, कश्मीर की समस्या को कैसे हल करना है, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भाषा के आधार पर, जैसे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला गठित करने वाला राज्य था। अगर थर्ड टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि उसके ड्यूरिंग इस तरीके से किस टाइप की सस्टेनेबल पॉलिटिक्स की जाए कि विकास इस तरीके से किया जाए कि देश के सर्वांगीण जनता का उसमें विकास हो, यानी कि गरीब से लेके पिछड़े से लेके अमीर तक इस तरीके की योजनाएं। तो उस ड्यूरिंग हम सभी जानते हैं पंचवर्षीय योजना, राज्य क्षेत्र का विस्तार, नए आर्थिक हितों, यानी कि उस ड्यूरिंग प्राकृतिक समस्याएं आती थी, कभी कभी अकाल पड़ जाता था, उस ड्यूरिंग भूखमरी की समस्या भी थी। तो सरकार कौन सी योजनाएं लेके आए जिसके तहत जनता को इस सभी प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सके। हरित क्रांति क्या थी, उसके राजनीतिक परिणाम क्या थे, कौन से क्षेत्र में हरित क्रांति का ज्यादा प्रभाव हुआ, पंजाब में कितना इफेक्ट हुआ, हरियाणा में कितना इफेक्ट हुआ, ये हम आगे की क्लास के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने सभी साथियों के साथ ये लिंक शेयर करते जाइएगा, ताकि सभी जितने भी है जो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिलेबस को अपने डाउट्स क्लियर करके अच्छे से समझ सके। और क्लास के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है। हमारे भव्यम क्लास के जितने भी हमारी जो टीम है वो आप लोगों की स्पेशल मटेरियल तैयार करती है, उनमें से 90 या 80% तक क्वेश्चंस उसी में से क्विक होते हैं। फोर्थ टॉपिक के बारे में जानेंगे कि भारत के विदेश संबंध, यानी कि भारत देश का भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से संबंध है, चाइना के साथ किस तरीके की पॉलिसी अपनाई जाती है, पाकिस्तान के साथ किसकी है, या फिर इस तरीके के विश्व के अन्य देश
जिनकी सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती है उनके साथ भारत के किस तरीके से विदेश संबंध है। यानी कि नेहरू की विदेश नीति क्या थी। 1962 का भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ये हम सभी लोग जानते हैं और आप 11th-12th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी एनसीईआरटी में पढ़ते भी होंगे। 65 का युद्ध, 1971 का भारत का पाक युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था साथियों। यानी कि 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस ड्यूरिंग बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अब एक नए देश के रूप में जाना जाने लग गया जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम कब किया गया था और विश्व राजनीति में बदलते गठबंधन, यानी कि जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र थे उन्होंने समय समय पर जैसे एनपीटी लेके आए थे, परमाणु अप्रसार संधि लेके आए थे। भारत ने परमाणु कार्यक्रम कब किया, कब पहला विस्फोट किया, कब कहां पर किया, ये सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिफ्थ टॉपिक के बारे में अगर हम जानते हैं तो उसमें हम देखते हैं कांग्रेस प्रणाली, यानी कि चुनौतियां और पुनर्स्थापना। नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार, यानी कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उसके बाद में कांग्रेस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, उन चुनौतियों से निपटने के लिए देश में अपनी विचारधारा के तहत कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से उन चीजों से रूबरू हुए। गैर कांग्रेसवाद, यानी कि पहले टॉपिक के अंदर हम पढ़ा था कि एक दल के प्रभुत्व का शासन, जब एक दल के प्रभुत्व का शासन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जब नया दल आया, एक दल का जो शासन था वो था कांग्रेस पार्टी का। जब नया दल आया था तो वो कहलाता है कि गैर कांग्रेसवाद, यानी कि कांग्रेस के अलावा किसी अन्य विचारधारा का शासन। 1961 की चुनावी उथल पुथल जिसमें कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी सरकार बनी थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था जिसको हम कांग्रेस आई और उसके नाम से जानते हैं। और 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत, गरीबी हटाओ का नारा किस ड्यूरिंग दिया था, किस नेता ने दिया था, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर छठे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि देश के अंदर समय समय पर इस तरीके से मुद्दे भी उठते रहे जिन्होंने न्यायपालिका के निर्णय को चेंज किया, देश में चल रही शासन व्यवस्था को चेंज किया। तो उस ड्यूरिंग ये लगने लग गया था कि न्यायपालिका के सामने यह जो नौकरशाही है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, उसके सामने कौन सी चुनौतियां है। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन किससे संबंधित हुआ था, बिहार में आंदोलन किन चीजों को लेकर हुआ था। उस ड्यूरिंग हम जानते हैं 75 में आपातकाल भी लगा था देश में। आपातकाल क्यों लगाया गया था, उसके ड्यूरिंग कई नेताओं ने और कई देश के बड़े विद्वानों ने यह भी विरोध किया कि आपातकाल सही है। कई लोगों ने यह भी बोला कि आपातकाल देश के ऊपर एक खतरा था, यानी कि आपातकाल देश के लिए सही नहीं था। उसके क्या क्या संवैधानिक आयाम आए थे, आपातकाल के दौरान कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दी। आपातकाल का विरोध हुआ था। 1977 के आम चुनाव के दौरान जनता पार्टी का गठन किस परिस्थिति के ड्यूरिंग हुआ, इन सभी चीजों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। बट आज हम चर्चा कर रहे हैं सीयू सेट और सीयूईटी को लेके, तो उनमें आपको इन चीजों से संबंधित जरूर सवाल आएंगे। 7 टॉपिक के बारे में अगर हम जानेंगे, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष, यानी कि शुरुआत में हमने देखा था कि जब देश का विभाजन के बाद राज्य को जब पुनर्गठन करना था या एकता के सूत्र में बांधना था तो विभिन्न राज्यों के लोगों ने या विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य के गठबंधन की बात की। यानी कि क्षेत्र, यानी कि नॉर्थ के लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, उन लोगों की सरकार से क्या उम्मीद है, साउथ के लोग हैं उनकी क्या उम्मीद है, वेस्ट के लोग हैं उनकी क्या उम्मीद है। तो उन सभी लोगों के बारे में अलग अलग तरीके से कि किन क्षेत्र के लोगों को क्या था। जैसे पंजाब में अगर हम चर्चा करें तो खालिस्तान देश की अलग से मांग की जा रही थी। पंजाब संकट था। 84 में सिख विरोधी दंगे हुए थे जिनके बारे में हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। कश्मीर की स्थिति क्या थी, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेके, यानी कि उग्रवाद क्या था, आतंकवाद वहां के लोगों ने या फिर बाहर के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक देश की एकता को किस तरीके से चुनौती दी, इन सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं। अगर 8 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे तो यह है नए सामाजिक आंदोलनों का उदय, यानी कि विश्व के अंदर कई दशकों के बाद या समय समय के साथ अलग अलग एक विचारधारा का जन्म होता है, लोगों में पुनर्जागरण की भावना पैदा होती है। जो वर्तमान शासन व्यवस्था चलती है उसको लोग जागरूक होने के बाद चुनौती भी देते हैं कि यानी कि इस तरीके के अधिकार हमारे लिए होने चाहिए,
या बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत से पर्यावरण हितैषी संस्थाओं ने यह भी मांग की कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पर्यावरण से कम पर्यावरण को नुकसान हो। या फिर कहीं पर कोई परियोजना ला के बांध बना रहे हैं तो लोगों ने उसका विरोध क्यों किया। हम ब्रीफ में आगे जानेंगे कि बांध का कितना फायदा होता है, कितना वहां रह रहे लोगों को सीधा नुकसान होता है, वहां की वनस्पति को कितना नुकसान होता है, वहां की प्रकृति को कितना नुकसान होता है, और वाकई में उसका कितना विकास भारत देश के लिए जरूरी है। किसान आंदोलन, किसानों ने समय समय पर अपनी मांगों को लेकर, यानी कि हमें न्यूनतम जो प्राइस है वो मिलनी चाहिए, हमारी फसलों से रिलेटेड ये बीमा होनी चाहिए, इस तरीके की पॉलिसी लानी चाहिए। महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष किया था। पर्यावरण आंदोलन हुआ था, यानी कि जितने भी विकसित परियोजनाएं लेके आई थी उनका महिलाओं के अगर अधिकार हनन हो रहे थे, कहीं पर जैसे हम देखते हैं बहुत सी जगह बिहार या अन्य स्टेटों में शराब नीति के अगेंस्ट में महिलाओं ने आंदोलन किया, या फिर कहीं पर नदी पे बांध बनाया जा रहा है तो वहां पर्यावरण हितैषी संस्थाओं ने आंदोलन किया। इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद सरकार ने कौन सी इस तरीके की व्यवस्था लाई कि उन लोगों को भी संतुष्ट किया जा सके, या उन लोगों को हम ये जागरूक करने में कामयाब हो सके कि हम ये जो योजनाएं लेके आ रहे हैं ये आप लोगों के लिए हितैषी है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं भारत के अधिकांश हिस्सों में लोग क्या करते हैं कि उसी पुराने ट्रेडिशनल और पारंपरिक तरीके से आदिवासी रूप में रह रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम किस तरीके की योजनाएं ला सकते हैं। हानि कि हम जो भी विकसित योजनाएं लेके आ रहे हैं उसका त्वरित लाभ तो नहीं होता, इंस्टेंट रूप से लोगों को यह दिखता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाता है तो उससे देश को फायदा होता है। आगे अगर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो वो आता है लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन की राजनीति। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत में हम जानते हैं कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो वो किस तरीके से दूसरे दल के साथ गठबंधन करके और देश में शासन चलाते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि 1990 के दशक में भागीदारी का उभार कैसे हुआ था, बीजेपी और अन्य संगठनों ने किस तरीके से गठबंधन करके सरकार बनाई थी, और गठबंधन की यानी कि वाकई में जो गठबंधन सरकार है वो कितनी सक्सेसफुल है, किस तरीके से जो, क्योंकि गठबंधन सरकारों में गठबंधन वो शासन चलाने के लिए तो कर लेते हैं, पर हो सकता है वो अलग अलग विचारधारा के लोग हो। किसी भी एंगल को देखने के लिए हर विचारधारा का अपना एक अलग अलग नजरिया होता है। यूपीए और एनडीए की सरकारें क्या थी, और 2004 और इसका जो चुनाव था यूपीए सरकार का, यानी कि कब किस तरीके से चुनाव था, वयस्क मताधिकार किस तरीके से लेके आया गया था, या फिर ईवीएम वोटिंग मशीन जो है आज हम ईवीएम वोटिंग मशीन के थ्रू वोट डालते हैं, उससे पहले किस तरीके से वोटिंग व्यवस्था थी, इस सभी चीजों से संबंधित आपके सीयूईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे अगर हम देखें, यानी कि प्रेजेंट टाइम में देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से इश्यू है जो जनता के दिमाग में एनी टाइम ट्रिगर करते रहते हैं। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के ड्यूरिंग इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हर कोई, जैसे भारत विकासशील देश है तो भारत भी चाहता है कि विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए। नई आर्थिक नीति कब आई थी, नई आर्थिक नीति में कौन सी पॉलिसीज थी, पॉलिसीज क्यों लाई गई थी, उसके क्या क्या बैड इफेक्ट थे, क्या पॉजिटिव इफेक्ट थे, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हम वीडियो देख रहे हैं ये अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, और भव्यम क्लासेज जीटीपी नगर का चैनल सभी दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब करवाएं। इसका राजनीतिक विरोध क्यों हुआ था, यानी कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कुछ भी सरकार नई योजनाएं लेके आई है, चाहे वो आर्थिक योजना हो चाहे किसी और तरीके का हो, उसका सपोर्ट भी होता है और उसका विरोध भी होता है। और विरोध होता है तो क्यों होता है। ओबीसी आरक्षण था, उसका उदय कैसे हुआ था, कौन से कमीशन के तहत लाया गया था, चुनावी और गैर चुनावी क्षेत्र में दलित राजनीति का जो मुद्दा था वो क्यों उठा था, सांप्रदायिकता की चुनौती क्यों आई थी, और अयोध्या विवाद और गुजरात दंगे क्या थे। इससे संबंधित सवाल आपके सीयूईटी में पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वो है समकालीन विश्व राजनीति, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके ड्यूरिंग पूछते हैं कि विश्व राजनीति में शीत युद्ध। पहले हमने जितने भी 10 टॉपिक चर्चा की थी उसमें यह था कि आजादी से लेकर और आज के युग में भारतीय राजनीति में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यानी कि आजादी के ड्यूरिंग कौन सी योजनाएं लाई गई थी, विभाजन के ड्यूरिंग देश ने कौन सी समस्याएं फेस की थी, जो लोग शरणार्थी बन के आए थे उनका पुनर्वास किस तरीके से किया जाए, उसके बाद 67 के बाद
गैर दलीय जो सरकार बनी, यानी कि गैर कांग्रेसवाद की जो सरकार बनी, आर्थिक उदारीकरण किस तरीके से लेके आए थे, गुजरात से संबंधित क्या थे, बिहार में क्या आंदोलन हुए थे, अपने अपने अलग स्टेट थे, उनके लोगों की क्या भावनाएं थी, उनकी क्या आकांक्षाएं थी, कश्मीर में कौन से इश्यू थे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के क्या इश्यू थे या साउथ के लोगों के क्या इश्यू थे, पंजाब में खालिस्तान की मांग क्या थी, 84 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे वो क्या थे। इन सभी चीजों के लेके जितने भी हमने पहले 10 टॉपिक डिस्कस किए थे उनमें भारतीय राजनीति से संबंधित थे, पर उसके साथ साथ आपके पॉलिटिकल साइंस के सीयूईटी के सब्जेक्ट्स जो डोमेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस या बीए ऑनर्स पॉल साइंस में लेना है तो इन सभी जो सिलेबस आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसमें से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भारतीय राजनीति के अलावा जो विश्व राजनीति है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्ति का उदय हुआ था, उसको हम सोवियत संघ और अमेरिका, यानी कि रशिया और अमेरिका था, वो क्यों विरोधी थे एक दूसरे के, उन गुटों के साथ कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे, या जो शीत युद्ध था जिसको हम कोल्ड वार के, कोल्ड वार क्या होता है, शीत युद्ध, यानी कि युद्ध को एक मिनट के लिए जो शब्द है उसको साइड में रखे, कोल्ड वार यानी कि जो शब्द आक्षेप के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो कंटेस्ट करके जो करते हैं साथियों उसको शीत युद्ध की कोल्ड वार। उसमें भारत ने सपोर्ट किया था कि नहीं किया था इन चीजों के बारे में। या फिर गुट निरपेक्ष जिसको नॉन एलाइन मूवमेंट कहा जाता है, जिसका नेतृत्व हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री या मिस्र, दो चार और अन्य राष्ट्र थे, उन सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने मिलकर जो तीसरा बनाया था, दो तो ये ऑलरेडी थे अमेरिका और रूस, उसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि दोनों गुटों से अलग रहना, जिसको हम गुट निरपेक्ष या शॉर्ट में नाम के रूप में जानते हैं NAM, नॉन एलाइंड मूवमेंट। तो नॉन एलाइंड मूवमेंट क्या था, आगे विस्तार से मैं जितनी भी क्लास लेके आऊंगा हर टॉपिक पे आपकी विस्तार से एक एक क्लास आप लोगों के लिए लूंगा मैं। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज किस तरीके से हुई, यानी कि पुराने समय से जो विदेश नीति थी उसको किस तरीके से बदलाया गया, आज जो दूर राष्ट्र है या पड़ोसी राष्ट्र है उसके साथ किस तरीके की हम जो भावना है उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत और शीत युद्ध, यानी कि भारत ने कोल्ड वार के ड्यूरिंग भारत का जो कदम था वो क्या था। सेकंड अगर हम बात करें तो दूसरी दुनिया का विघटन और द्विध्रुवीयता का अंत, यानी कि समय समय पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जो विश्व के अंदर विचारधाराएं है या एक राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलता जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो रशिया और अमेरिका था उनका जो आपसी मतभेद था वो कब तक चला, शीत युद्ध कब खत्म हुआ कब नहीं, नई संस्थाएं थी वो रूस, बाल्कन राज्य क्या थे, मध्य एशियाई राज्य क्या थे, कम्युनिस्ट शासन के बाद लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किस तरीके से आई, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भी कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं थी जो जनता के हितैषी थी उनको किस तरीके से अपनाया गया था, कैपिटलिज्म क्या था, रूस और अन्य देशों के साथ भारत का किस तरीके से संबंध था, इन सभी चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। यानी कि ये सारी है, पहले हमने 10 टॉपिक चर्चा की थी वो भारतीय राजनीति से संबंधित था, अभी जो हम देख रहे हैं ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन जो विश्व राजनीति है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस में है, उन्हीं में से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूईटी में। जो थर्ड टॉपिक है वो विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व है, यानी कि जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसको अमेरिका किस तरीके से, अमेरिका का प्रभुत्व है, कौन से कमजोर राष्ट्र है उस पर अमेरिका अपना दबदबा जमाता है, किस तरीके से वो अपने हथियार सप्लाई करता है, किस तरीके से इनडायरेक्ट रूप से वहां की शासन व्यवस्था को वो चलाता है। यानी कि अफगानिस्तान में पहले जो खाड़ी युद्ध हुआ था, 9/11 की घटना क्या थी, इराक पर हमला क्यों किया था क्यों नहीं, अर्थव्यवस्था और विचारधारा में यानी कि अमेरिका अपनी कौन कौन सी योजनाएं लेके आता है जिसमें उस देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि अमेरिका इस तरीके की व्यवस्था बनाएगा जिससे उसके जो डॉलर है वो हाई लेवल पे जाए या अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा ग्रोथ करे। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंध में भारत का पुनर्संवाद, यानी कि भारत का अगर हम पहले की चीजों के बारे में देखें तो भारत का जो थोड़ा आजादी से पहले का झुकाव था वो रूस की ओर ज्यादा था द्वितीय विश्व युद्ध के ड्यूरिंग। उसके बाद भारत ने धीरे धीरे अमेरिका के साथ भारत की विदेश नीति किस तरीके की थी, विभिन्न जो संगठन है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि माओ युग के बाद आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय कैसे हुआ, यूरोपीय संघ क्या था, उसमें कौन कौन से देश थे, एशियान जो आसियान के रूप में हम जिनको जानते हैं उसका निर्माण क्यों हुआ था, इनकी कौन सी परिस्थिति थी जिसके ड्यूरिंग काफी देशों ने मिलकर एक जो संगठन बनाया था आसियान,
उसका निर्माण क्या हुआ और उसका विस्तार किस तरीके से किया गया, उसके अंदर कौन सी पॉलिसीज लाई गई जिसके सभी देशों का चहुमुखी विकास हो, और भारत के बदलते रिश्ते यानी कि समय के साथ भारत के अपने पड़ोसी देश हो या विश्व के अन्य देशों के साथ किस तरीके से रिश्ते बदलते गए। उत्तर शीत युद्ध में दक्षिण एशिया, इनकी जो दक्षिण एशिया था उसका आफ्टर कोल्ड वार क्या क्या रोल था, इनके पाकिस्तान और नेपाल से लोकतंत्रीकरण और उसका उत्क्रमण कर, श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था वो क्या था, यानी कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से राजनीतिक जो घटनाक्रम हुए थे उनके बारे में आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव क्या था, दक्षिण एशिया में शांति के लिए संघर्ष और अपने पड़ोसियों के साथ भारत के किस तरीके से संबंध रहे थे। अगले टॉपिक में एक ध्रुवीय विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन कैसे हुआ, उसका भविष्य क्या है, कौन सी योजनाएं लाई गई थी, पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या स्थिति थी, भारत कितना उसमें वजूद रखता है, कितना संगठित है, नए अंतरराष्ट्रीय नायकों का उदय, नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन कौन कौन से बने, गैर सरकारी संगठन कौन से बने जो विश्व की राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ते हैं, वैश्विक शासन के नए संस्थान कितना लोकतांत्रिक और जवाबदेह है। यानी कि ये जितने भी डिबेटेबल टॉपिक है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसमें भारत की क्या भूमिका थी या जो संगठन बने थे वो कितने लोकतांत्रिक है, वाकई में वो फेवर तरीके से काम करते हैं या ओनली उनकी जो विचारधारा है या जितने भी उनकी पॉलिसीज है वो लिखित में ही है। समसामयिक दुनिया में सुरक्षा यानी कि आज विश्व के सामने आतंकवाद की चुनौती भी है और भी विभिन्न तरीके की परिस्थितियां है, उनसे किस तरीके के जो दुनिया में रह रहे लोग हैं उनके अंदर कितनी सुरक्षा की भावना है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाता है ताकि एक सभी लोगों को निरशस्त्रीकरण की राजनीति यानी कि जो परमाणु विस्फोट भारत ने किया था या अन्य देशों ने भी किया था, पर एक टाइम के बाद सभी लोगों को ये लगने लगा था कि जो हथियार है उनको कम से कम किया जाए, इसके उसका वाकई में धरातल स्तर पर प्रभाव हुआ था या ऐसे ये दिखाने के लिए था। इनके निरशस्त्रीकरण क्या थी, गैर पारंपरिक मानव की सुरक्षा इनकी वैश्विक गरीबी, एक आदमी के बेसिक विकास के लिए रोटी कपड़ा मकान वो उसको अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें एक देश की जो राजनीतिक संस्थाएं है वो क्या काम कर रही है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह जो जितने और भी है जो लोगों के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं वो कितना रोल अदा करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित जैसे अभी महामारी आई थी उसमें सभी देशों ने किस तरीके से मिलकर योजना बनाई गई थी। शिक्षा से रिलेटेड यानी कि एक सभी लोगों को उचित और बेसिक शिक्षाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मानव अधिकार और प्रवासन के मुद्दे यानी कि लोग माइग्रेट करते हैं वो क्यों करते हैं या कहीं पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो अभी जब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हुआ था तो वहां पर मानवाधिकारों का हनन हुआ, और हुआ तो किस लेवल तक का हुआ, और अगर किसी लेवल तक हुआ है तो उसमें जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन थे उन्होंने किस तरीके से उस पर लगाम लगाई और अपना योगदान दिया। आगे के टॉपिक पे अगर हम चर्चा करें तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी कि भारतीय राजनीति के ड्यूरिंग भी अगर हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के ड्यूरिंग किस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो जो पर्यावरण में, जैसे हम काफी बार खबरों में पढ़ते हैं कि ग्लेशियर पिघलते हैं या समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो समुद्र के आसपास के लोग हैं या जो द्वीपीय देश है उनके डूबने की आशंका रहेगी। जो ग्लोबल वार्मिंग है तो तापमान बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो विभिन्न जो प्रजाति है वनस्पति है उनको खतरा होगा। हमें ह्यूमन है यानी कि जो ओजोन परत से सूर्य के विकिरण आते हैं उनको किस तरीके से नुकसान होता है। पर्यावरण आंदोलन क्यों होते हैं, जो लोग वाकई में पर्यावरण आंदोलन करते हैं उनका धरातल स्तर पे प्रभाव दिखता है कि नहीं दिखता है। वैश्विक पर्यावरण मानदंडों का विकास यानी कि वैश्विक जो अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं कि कहीं पर उद्योग बनाना है या कार्बन क्रेडिट की पॉलिसी क्या है किस तरीके से है, वो लोग किस तरीके से जो विकासात्मक परियोजना है उससे पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है और वाकई में हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वो लोग क्या उन लोगों पे एक जो फाइन लगाते हैं वो किस लेवल का लगाते हैं, इससे संबंधित भी सवाल पूछते हैं। मूलवासियों का अधिकार वैश्विक पर्यावरणीय बहस में भारत की दृष्टि यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग के ड्यूरिंग पर्यावरण पर प्रभाव हो रहा है उसका भारत का क्या दृष्टिकोण है ये भी है। और आगे जो वैश्विक कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं तो वैश्वीकरण और इसके आलोचक यानी कि आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियां क्या क्या कहती है, वैश्वीकरण के परिणामों की प्रकृति पर बहस, इनकी ग्लोबलाइजेशन
जब विकसित अर्थव्यवस्था, हर कोई देश विकसित बनना चाहता है, उस ड्यूरिंग ऐसी योजनाएं लाई जाती है। बस विकास के अंधाधुंध दौर में क्या होता है कि पर्यावरण में कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान नहीं हो रहा है, तो इससे संबंधित भी वाकई में क्या है, किस धरातल पर योजनाएं काम कर रही है, उससे संबंधित कौन कौन सी जो डिबेट है वो है। और वैश्वीकरण के एक दायरे के रूप में भारत और इसके खिलाफ संघर्ष। तो दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूईटी या सीयू सेट से संबंधित जितने भी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसमें आज हमने चर्चा की कि किस सिलेबस में से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम लेके आएंगे कि ये क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर आया था और ये क्वेश्चंस है जो इस बार बन सकता है। यानी कि भारतीय राजनीति से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं। बेसिक तौर पे अगर आप लोग 12वीं पास है तो 12वीं क्लास की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है, जो 1 या 2 होती है, 11th की भी 2 बुक्स होती है, उसमें से भारतीय राजनीति से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं और विश्व परिदृश्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इससे संबंधित ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और हमारे जो भव्यम क्लासेज का ऐप है, उस पर भी आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर क्लासेज लेके आएंगे। और जो भव्यम क्लासेज का स्टडी मटेरियल है वो एक अच्छा रिसर्च करके, यानी कि डीयू के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो आप लोगों के सीनियर्स है, जो पढ़ लिख चुके हैं ऑलरेडी, जैसे मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट और मेरा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, बट जो अभी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो आपका होगा उसमें ये सिलेबस था, इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित ये था। तो इसके बारे में आप सभी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी लोगों को अच्छे से दिल्ली विश्वविद्यालय या जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूईटी डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए जो सिलेबस है उसकी लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।